हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज सीए प्रणव। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे पता है अच्छे नहीं हैं। रिसेंटली सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट जनवरी 25 का रिजल्ट आया और आप क्लियर नहीं कर पाए। तो बेशक मैं समझ सकता हूँ जिस परिस्थिति से अभी आप गुजर रहे हो, मेरे लिए बोलना फिर भी आसान है। पर जो व्यक्ति उस चीज़ को फेस कर रहा है, इट्स वेरी वेरी हार्ड टू फेस इट। बट यार, एक दूसरा पहलू ये भी है कि अब जो हुआ सो हुआ, आगे तो बढ़ना पड़ेगा। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। लोग क्या सोच रहे होंगे, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन मैं पूरी नहीं कर पाया, मैंने इतनी मेहनत करी उसके बाद भी मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। फिर से पढ़ने बैठूंगा, फिर से वही गलती करी तो क्या होगा, अगला अटेम्प्ट कब दूं, सिंगल ग्रुप दूं, बोथ ग्रुप दूं, क्लासेस करूं कि नहीं करूं, कौन से सब्जेक्ट की करूं, कहां से वापस से पढ़ने बैठूं, अपनी गलती कैसे ढूंढूं और वापस शुरू करूं तो कैसे करूं। तो इसी पूरी परेशानियों को दूर करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए इस वीडियो में मैं आया हूँ। कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो वाकई में आप लोगों को मदद करेंगी। तो गाइस, प्लीज़ आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और मैं अपने दिल से सारी बातें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मैंने बहुत सोच समझ के अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये पूरा सेशन प्लान किया है। तो प्लीज़ इसे आखिरी तक ज़रूर देखिए और मुझे पूरा भरोसा है कि ये आपको वापस से आपकी तैयारी शुरू करने में ज़रूर थोड़ी सी ही सही मदद ज़रूर करेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। मैं आता हूँ सीधे पॉइंट पे। बिफोर आई प्रोसीड, प्लीज एक बार इस कोट को जरूर पढ़िए। रिमेंबर, द फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स अ चांस टू ग्रो, लर्न एंड बिकम बेटर। तो इट्स नॉट द एंड ब्रो, इट्स जस्ट एन एग्जाम। और इस बार नहीं तो अब अगली बार निकालना ही निकालना है हम लोगों को। ठीक है, और ये जो पेन है ना, इस पेन को कॉम्पनसेट सिर्फ और सिर्फ वो 4 अक्षर कर पाएंगे जो अगले अटेम्प्ट में आपको पास करके दिखाएंगे। ठीक है एवरीवन, चलिए सर। तो व्हाट टू डू आफ्टर नेगेटिव रिजल्ट्स, सीए इंटरमीडिएट एंड फाउंडेशन जेन 25 एग्जामिनेशन। तो ये एक जनरल सेशन है, किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है। एक ओवरऑल जो बच्चा क्लियर नहीं कर पाया अभी वाले एग्जाम में, उसको आगे क्या करना चाहिए उसको लेकर मेरी तरफ से गाइडेंस है। तो एजेंडा में 3 ब्रॉड चीजें आने वाली हैं। 5 स्टेप्स टू डू कम बैक, हाउ टू डू इंट्रोस्पेक्शन एंड प्लान। क्योंकि सभी लोग बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन करना है, बट मैं आपको सिर्फ करना है नहीं, कैसे करना है ये भी बताऊंगा। और कभी कभी यार, सिचुएशन टू सिचुएशन चीज़ें अलग रहती हैं, तो अंत में मैं आप लोगों को बेस्ड ऑन योर सिचुएशन स्पेसिफिक गाइडेंस दूंगा। ठीक है, तो 5 स्टेप जो कमबैक के लिए ज़रूरी हैं, उसमें सबसे पहला आता है एक्सेप्ट। देखो यार, रिजल्ट अब आ चुका है, तुमने देख लिया है, मुझे पता है इट्स हार्ड टू बिलीव, बट अब उसे स्वीकार तो करना पड़ेगा। चाहे स्वीकार करने में 2 दिन क्यों ना लगे, जितना जल्दी स्वीकार करोगे उतना जल्दी आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, एक्सेप्ट करना मतलब हाँ भाई, मान लेना कि ठीक है नहीं हो पाया, इट्स ओके, और फाइट करूंगा, जो भी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है वो करूंगा। इस बात का, इस स्पिरिट को अपने अंदर जीवित रखना। दूसरा स्टेप आता है नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज मतलब देखो यार, जिस दिन रिजल्ट आता है नेगेटिव ना, कई बच्चे उसी दिन सारी प्लानिंग करने लग जाते हैं, जबकि आप सोचो उस दिन जो आपका मेंटल स्टेट है वो बहुत फ्लक्चुएटेड है, वो स्टेबल नहीं है। उस दिन आप अपने सही डिसीजंस नहीं ले सकते, इनफैक्ट आप इंट्रोस्पेक्शन भी नहीं कर सकते। सो नॉर्मलाइज इसलिए होना जरूरी है क्योंकि जब आपका नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड होगा, तभी आप सोच पाओगे कि आपसे गलती कहां हुई, और तभी आप ये प्लान कर पाओगे कि आगे मेरे को वापस से स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, तो थोड़ा समय लो, नॉर्मलाइज हो जाओ, अपने दोस्तों से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो। तुम्हें रोना आ रहा है ना, रो लो, पर एक बार अपने अंदर की सारी चीजों को बाहर निकाल दो, उसके बाद ही कुछ आगे के डिसीजंस ले पाने योग्य तुम बनोगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? ठीक है सर, मुझे एक्सेप्ट और नॉर्मलाइज करने में सर 4 दिन लगेंगे। यू टेक योर 4 डेज। सर मुझे 2 दिन लगेंगे। यू टेक योर 2 डेज। बट हड़बड़ी मत मचाओ, पैनिक मत करो। मुझे पता है अब समय कम है अगले अटेम्प्ट में, पर 1-2 दिन पहले अच्छे से सब कुछ क्लियर आउट कर दें, उसके बाद प्लानिंग करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, थर्ड स्टेप आता है इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? खुद के अंदर झांक के खुद से सबसे पहले पूछना कि मैं एक बार सोचूं तो सही, मैं फ्लैशबैक में जाऊं, मैं देखूं मैंने परफॉर्म कैसा किया, कहाँ कमी रह गई मुझसे। इन सब के बारे में थोड़ा सा चिंतन और बोलते हैं ना आत्म मंथन करना, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। बट कैसे करते हैं वो मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगा। जब इंट्रोस्पेक्शन आप कर लेते हो, जब आपको पता चल जाता है कि आपकी गलती क्या है, तभी तो एक प्रॉपर प्लानिंग आप बना पाओगे ना, कि अब मेरे पास इतने दिन बचे हैं, मुझे इन सब्जेक्ट्स में ये मेरे वीक पार्ट है, इन पर वर्क करना है,
ये चीज मेरी पिछली बार कमी रह गई थी, ये रिवीजन कम रह गया था, या फिर ये वेराइटीज में ज्यादा नहीं देख पाया था, या एग्जाम के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया था, वॉट। जब आपको पता होगा कि कहाँ मिस्टेक रह गई थी, तब आप उन चीजों को अपने प्लान में इनकॉर्पोरेट कर पाओगे, अकॉर्डिंगली प्लानिंग करोगे। और मैं बता दूं भाई, जब तक प्लानिंग नहीं हो जाती तब तक वापस से पढ़ने मत बैठो। तो सही डायरेक्शन जब बन जाए, सही प्लानिंग जब हो जाए, उसके बाद यू हैव टू रीस्टार्ट। तो आखिरी स्टेप आता है रीस्टार्ट करना। और कई बच्चे क्या करते हैं, रिजल्ट आया नेगेटिव, चलो पढ़ने बैठ जाओ, रीस्टार्ट। अरे नहीं भाई, स्टार्टिंग के जो 4 स्टेप बताए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप एक ही दिन में ये चारों स्टेप भी कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू डू देम। ओके, ऑल राइट सर, आगे बढ़ता हूं। जैसा कि मैंने तुमको बोला था, इंट्रोस्पेक्शन करना है, एक बेसिक आइडिया दिया, लेकिन एग्जैक्टली मैं अब तुमको बताने वाला हूं कि तुम्हें क्या क्या सोचना चाहिए। तुम अगर आत्ममंथन करने वाले हो तो किन किन पॉइंट्स पर आत्ममंथन करोगे, ठीक है। आइए, सबसे पहले मैं जो भी स्टेप्स तुमको बता रहा हूं, ये तुमको ओवरऑल नहीं, सब्जेक्ट वाइज करने की जरूरत है। मतलब जैसे मान लीजिए तुमने फाउंडेशन का एग्जाम दिया था और नहीं निकला, तो तुम चारों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग करोगे। अगर तुमने इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया था और नहीं निकला, तो ये जो मैं स्टेप्स बोल रहा हूँ, ये तुम हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग करोगे, ठीक है। जो भी एग्जाम्स, जो भी पेपर्स तुमने दिए, फॉर एवरी पेपर यू नीड टू डू इट सब्जेक्ट वाइज एंड इन राइटिंग। क्योंकि अभी जो तुम सोच पाओगे, बाद में भूल जाओगे। अभी तुम इतना एफर्ट लगा रहे हो, तो उसको लिख कर करो अपने पास, ठीक है। अब देखो क्या क्या रीजन हो सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज। वीक कॉन्सेप्ट, क्या मेरे कॉन्सेप्ट ही वीक रह गए थे, क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग ही कम है। एक और रीजन हो सकता है वीक कॉन्सेप्ट का, कि तुमने क्लासेस ही प्रॉपर नहीं करी थी, या हो ही नहीं पाई थी क्लासेस, सिर्फ रिवीजन वीडियोस से देखकर गए थे, कोई शॉर्टकट मार के गए थे। दैट इज वीक कॉन्सेप्ट। कई बार ऐसा होता है सर, पढ़ तो सारा लिया था, कॉन्सेप्ट भी पूरा हो गया था, लेकिन रिवीजन इनएडिकेट रह गया था, सफिशियंट रिवीजन नहीं हो पाया था। तो तुम अपने आप से पूछो, क्या कॉन्सेप्ट वीक थे, क्या रिवीजन इनएडिकेट रह गया था, या फिर दोनों चीजें सही थी, रिवीजन भी किया था, कॉन्सेप्ट भी हो गए थे, एग्जाम के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए थे। क्या रीजन है, खुद से पूछो। क्या ऐसा तो नहीं है कि तुमने जितना किया था वो कम पड़ गया, मतलब तुम्हें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तुमने स्टडी मैट तो किया था, तो 60 नंबर लायक तैयारी हुई थी, लेकिन अगर मैं पीवाईक्यूज एमटीपीज देख कर जाता, तो ज्यादा वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन देखे होते, तो पेपर में स्पीड बनी होती, ज्यादा क्वेश्चंस बनते। और इन सब के अलावा कुछ अननोन रीजंस भी हो सकते हैं। तो ये जो 4 रीजंस मैंने बताए, इस पर तो आप जरूर सोचें एक बार कि इनमें से कोई रीजन आपके हैं या नहीं। अब मान लेता हूं आप कैटेगरी 2 में आते हो, कि आपके कॉन्सेप्ट्स वीक थे, तो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं इंट्रोस्पेक्शन के साथ साथ प्लानिंग भी बता रहा हूं, तो आप अपने चैप्टर्स को सेग्रीगेट करो। मैं चैप्टर्स वर्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप ये जो एक्सरसाइज कर रहे हो, ये आप हर सब्जेक्ट के लिए करने वाले हो। तो जो भी सब्जेक्ट आपने उठाया, सबसे पहले उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उनको बांटो, स्ट्रॉन्ग और वीक। भाई वीक कॉन्सेप्ट ऐसा तो नहीं पूरे सिलेबस में होगा, कुछ कुछ चैप्टर्स वीक रह गए होंगे, स्ट्रॉन्ग को अलग बताओ, वीक को अलग बताओ। जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है तुम्हारे, उसमें सिर्फ रिवीजन कर लोगे तो भी चलेगा। सेल्फ रिवीजन कर लो अपनी नोटबुक में से, या तुम्हें वन शॉट वीडियोस या रिवीजन वीडियोस यूट्यूब में देखने, वहां से कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है, वो तो तुम्हारा कॉल होना चाहिए। और जो टॉपिक तुम्हारे वीक हैं, उन सिर्फ वीक टॉपिक के लिए तुम क्लासेस देख सकते हो। मतलब जो डिटेल्ड लेक्चर होते हैं ना, जिसमें आराम आराम से उस टॉपिक को समझाया जा रहा है, यूट्यूब पर भी तुमको उसका कोई डिटेल्ड सेशन मिलता है, तो तुम कर सकते हो। कौन से वाले टॉपिक्स का, जो वीक है। वीक वालों का पूरा क्लासेस करने का मतलब नहीं, देखो टाइम कम है, हमें स्मार्टली काम करना है, ठीक है। नाउ लिसन, अगर मोर देन 80% सिलेबस तुम्हारा वीक है, 80% से भी ज्यादा सिलेबस तुमको लगता है कि वीक है, मतलब भाई ओवरऑल तुम्हारा सब्जेक्ट ही वीक है, ऐसे केस में मैं तुमको बोलूंगा कि तुम्हें रेगुलर लेक्चर देख लेना चाहिए। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ये तुम्हारी परिस्थिति है, तो फिर तुम जबरदस्ती टाइम वेस्ट मत करो और सितंबर टारगेट करो। मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो तुम क्या कह रहे हो। मतलब देखो, तुमने इंट्रोस्पेक्शन किया, तुम्हें लगा कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में वीक है, और वो भी मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, मतलब बेसिकली तुम्हारा क्लास या तो तुमने किया नहीं होगा, या फिर करने का कोई मतलब नहीं निकला होगा। तो ऐसे केस में तुमको रेगुलर क्लासेस देख लेनी चाहिए। और रेगुलर क्लासेस करने में क्योंकि टाइम लगता है, तो फिर मे अटेम्प्ट में बहुत जल्दी एग्जाम नहीं दे पाओगे, तो सितंबर के बारे में सोच सकते हो। हाँ, मान लो सब्जेक्ट वीक है, लेकिन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट वीक है, बाकी 3 सब्जेक्ट तुम्हारे प्रॉपर हैं, या मान लो तुम कोई ग्रुप वाइज बात कर रहे हो, तो ग्रुप में 2 सब्जेक्ट प्रॉपर हैं, कोई एक ही सब्जेक्ट इंटरमीडिएट का तुम्हारा स्ट्रांग नहीं है, तो एक सब्जेक्ट के लिए तुम्हें कोई अटेम्प्ट को स्किप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पूरा का पूरा सिलेबस ही तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं आता, तो यू कैन कंसीडर स्विचिंग द अटेम्प्ट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। नाउ
अगर तुम्हें लग रहा है लगभग 50% सिलेबस वीक है, तो फिर तुम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ना फास्ट ट्रैक बैच भी ले सकते हो। लगभग आधा सिलेबस तुम्हें उसका नहीं आता ना, तो चलेगा, तुम फास्ट ट्रैक से भी काम चला सकते हो, फिर रेगुलर लेना जरूरी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा, जब मैं यार रेगुलर और फास्ट ट्रैक बोल रहा हूँ, तो तुम्हारे पास अगर उसके फ्री वीडियोस हैं तो तुम उनको भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ मैं पेस की बात बता रहा हूँ भाई, किसी चीज में मेरी अंडरस्टैंडिंग कम होती है ना, तो मुझे उसे धीरे धीरे समझना पड़ता है। कोई चीज मुझे मोर और लेस आ रही है ना, तो उसके रिवीजन वीडियोस या फास्ट ट्रैक वीडियो से भी मेरा काम हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली आपको कॉल लेना है अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं। अब मान लेता हूं मैं कि कॉन्सेप्ट आपके वीक नहीं है, क्लासेस आपकी ऑलरेडी पहले ही हो चुकी है। पिछली बार सिर्फ ये कमी रह गई थी कि आपका रिवीजन जो है वो सफिशिएंट नहीं था। कोई बात नहीं। अगर आपका सिर्फ रिवीजन में कमी रह गई थी, तो इस बार तो आप डेफिनेटली May 25 में निकाल ही सकते हो पेपर, क्योंकि आपने पहले ही टॉपिक पढ़े हुए हैं, पहले ही चैप्टर्स को जानते हो। इस अटेम्प्ट में तो केवल आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो एक प्रॉपर वीक वाइज डिटेल्ड रिवीजन प्लान बनाओ और एक टारगेट बनाओ कि जैसे फर्स्ट वीक ऑफ मे से इंटरमीडिएट चालू हो रहा है, सेकंड वीक ऑफ मे से आपका फाउंडेशन चालू हो रहा है, तो उससे कम 15 से 20 दिन पहले तुम्हारा एक प्रॉपर डिटेल्ड रिवीजन हो जाए। डिटेल्ड रिवीजन, पहले रिवीजन को करने के बाद प्रॉपर मॉक पेपर देकर आओ, क्योंकि जब तुम मॉक पेपर दोगे तो तुमको उससे कुछ ना फीडबैक्स पता चलेंगे खुद के बारे में। और वो फीडबैक पता चलने के बाद भी तुम्हारे पास 10-15 दिन होने चाहिए ना उस पर काम करने के लिए। अब मान लो तुम पेपर से 4 दिन पहले मॉक पेपर दे रहे हो, अब मॉक पेपर में तुम्हें कोई गलती पता चली तुम्हारी जिसपे तुम्हें वर्क करना है, तो टाइम ही नहीं बचेगा। तो मॉक पेपर कम से कम पेपर शुरू होने के 15 दिन पहले देना जरूरी है, ताकि उन 15 दिन में हम उस पर कुछ काम कर पाए। ऑलराइट, ठीक है। तो वीक एरियाज पे काम करिए और बैलेंस डेज में और रिवीजन करिए। फर्स्ट रिवीजन हो गया तो सेकंड और थर्ड रिवीजन करिए। ठीक है, ये हो गया अगर आपका इनएडिकेट रिवीजन रह गया था पिछली बार। अगले पॉइंट पर मैं आता हूं, एग्जाम प्रेशर हैंडलिंग। ये वाली स्थिति भाई सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, जहां पर बच्चे ने पूरी मेहनत करी, पिछले ही अटेम्प्ट में बच्चे ने पूरी क्लासेस अच्छे से करी, कॉन्सेप्ट्स में स्ट्रांग है, रिवीजन सफिशिएंट किया, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन सर वो जो 3 घंटे और 2 घंटे पेपर होते हैं ना, उसमें सर नहीं दे पाए अपना बेस्ट, परफॉर्म नहीं कर पाए। सो इफ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म इन द एग्जाम डे, एक बात समझना, तुम्हारी जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है ना, जरूर उसमें तुमने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया होगा पिछली बार। तुमने शायद इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लिया एग्जाम का कि तुम्हारी बॉडी झेल नहीं पाई उस चीज को। तो इस बार इस चीज को ध्यान रखो, एक प्रॉपर डेडिकेटेड टाइम टेबल बनाओ, अपना एक रूटीन बनाओ कि भाई कम से कम 30 मिनट्स में मेरे माइंड और बॉडी के लिए निकालूंगा। 10 मिनट्स का मेडिटेशन करो, 20 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी, ये मैं बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ। इससे ज्यादा कर सकते हो तो तुम्हारे लिए और बेहतर है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कई कई दिनों तक बस बैठ के पढ़े जा रहे हैं, फ्रेश एयर में भी नहीं गए, थोड़ा सा वॉक भी नहीं कर रहे, थोड़ा सा मेडिटेशन या हम प्राणायाम भी नहीं कर रहे। अरे थोड़ा बहुत मिनिमम तो करो कुछ। तुम्हें क्या लगता है तो उससे टाइम वेस्ट हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है आधे घंटे और पढ़ लूंगा? भाई नहीं, वो आधे घंटे अगर तुम इन्वेस्ट करोगे ना, तो पूरे दिन जो तुम 10-11 घंटे पढ़ाई कर रहे हो ना, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इट इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट एन एक्सपेंस। ये आधे घंटे इन्वेस्टमेंट है तुम्हारी पढ़ाई में। ठीक है, चलो जी। अच्छा, जो बच्चे अब पहले रिवीजन भी कर चुके हैं, सिलेबस भी कर चुके हैं, तो उनको अब सिर्फ कंफर्टेबल होना है पेपर को लेके। तो आपको तो जल्दी से जल्दी मॉक पेपर्स देने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मॉक पेपर देने चाहिए, क्योंकि अब आपको रिवीजन में भी उतना टाइम नहीं लगेगा। तो आप अपना प्लान बनाइए, 15-20 दिन में, 1 महीने में मैक्सिमम रिवीजन खत्म करो मार्च में, और अप्रैल के पूरे महीने में मॉक पेपर्स देते रहो। हर दूसरे दिन कोई पेपर दो, हर दूसरे दिन कोई पेपर दो। अरे मॉक टेस्ट पेपर इतने सारे डले हुए हैं आईसीआई के, तुम अपना टाइमर लगाओ, खुद भी कर सकते हो बहुत कुछ। ठीक है, जरूरत पड़े तो तुम पेड वाली टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। ऑल राइट, फिर आता है सर पार्ट 5, जहां पर कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ के भी गया है, रिवीजन भी किया है, एग्जाम में भी उसने हैंडल अच्छा किया, लेकिन वो एग्रीगेट से रह जा रहा है। क्यों? क्योंकि ना उसके हर सब्जेक्ट में 40, 42, 45, 50 ऐसे नंबर आ रहे हैं। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने चीज़ों को समझा तो है, पर उसमें ज़्यादा वेराइटीज नहीं देख के गया है। सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चंस की ज़्यादा वैरायटी, मतलब पीवाईक्यूज देख कर नहीं गया, आरटीपीस के क्वेश्चन देख कर नहीं गया, तो उसको एक आइडिया नहीं है बेसिकली कि करना क्या है। और नए क्वेश्चन कम देखे होते हैं तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, टाइम मैनेजमेंट भी पेपर में नहीं हो पाता। तो अगर आपकी ये परिस्थिति पिछले अटेम्प्ट में थी, तो अब आपके लिए और बेहतर है भाई, अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो, अपनी और अच्छी ग्रिप बनाओ और हाई टारगेट करो भाई, हाई टारगेट। पास होने से तो काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि पास होने योग्य तो तुमने पहले ही काम कर लिया है। सिर्फ एग्रीगेट नहीं बनाना तुम्हारा, लगभग तो तुम पास ही हो सब में। बस अब थोड़ी और मेहनत करके हाई टारगेट करो कि एग्रीगेट के बारे में सोचना ही ना पड़े। मतलब हर सब्जेक्ट में 60 नंबर तो लाने ही लाने हैं मिनिमम। ठीक है एवरीवन, चलो जी। अब सर ये सब करने के बाद भी ना बच्चे को कई बार ऐसा लगता है सर मुझे इसमें से कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा, आई स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स माई रीजन ऑफ नॉट गेटिंग क्लियर।
तो तुम ऐसे केस में अपने सीनियर्स से, अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से मदद ले सकते हो। अगर तुम इंडिविजुअली मुझसे कोई बात शेयर करना चाहते हो या पूछना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम नंबर मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, इसमें तुम ऑडियो क्लिप या मैसेज के फॉर्म में मुझे भेज सकते हो। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा उसमें ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसके अलावा जो सब्जेक्टिव पेपर्स हैं उसमें तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने बढ़िया लिखा था फिर भी कम नंबर मिले, जैसे लॉ हो गया या ऑडिट हो गया, तो तुम उनकी कॉपीज बुलवाओ। प्रैक्टिकल में तुम्हें लगता है सारे क्वेश्चन सही थे फिर भी बहुत कम नंबर आए, तो तुम कॉपीज बुलवाओ ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारी मिस्टेक क्या है। तो जल्दी से जल्दी आरटीआई वाले मोड से सर्टिफाइड कॉपीज बुलवा लो, चार्जेस भी नहीं लगते। यूट्यूब में कोई भी वीडियो देख लेना, बहुत ईजी प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, कॉपी आने में थोड़ा टाइम लगेगा तो तब तक बैठे मत रहना, तब तक तुम्हें जो वीक एरियाज पता है उस पर काम करते रहो। और जैसे ही कॉपीज आए ना, जिस दिन कॉपी मिले उस दिन एक दिन पढ़ना बंद कर दो, अच्छे से थॉरोली एक बार रिव्यू करो कि तुमने गलतियां कहाँ करी हैं, और फिर अपनी जो स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली रिवाइज करो। समझे क्या? ठीक है। तो ये था भाई इंट्रोस्पेक्शन और प्लानिंग करने के तरीके। आई होप कि आपको इससे फायदा हुआ होगा और आपको एक पाथ मिला होगा कि अब मैं आगे बढ़ूं तो कैसे बढ़ूं, क्योंकि मुझे पता है अभी जो तुम्हारी परिस्थिति है वो बहुत 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 मुश्किल है। बट गाइस, मैं बता रहा हूँ टाइम के साथ अभी तुम नॉर्मलाइज हो जाओगे। लेकिन बस मेरा ये कहना है, टाइम वेस्ट मत करो, बैठे मत रह जाओ, ठीक है। जो भी मैंने स्टेप्स बताया उनको फॉलो करो। अब कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस बेस्ड ऑन सिचुएशन, क्योंकि जिनका क्लियर नहीं होता उसमें भी दो कैटेगरीज के स्टूडेंट होते हैं। हो सकता है आपने जेन 25 में पहली बार पेपर दिया था फाउंडेशन या इंटर का, तो टफ है आपके लिए कि भाई मैं पहली बार फेलियर देख रहा हूं। कोई बात नहीं यार, सीए के अंदर ऐसा होता है, इट्स नॉट वेरी एबनॉर्मल। तो अब ये जो फेलियर दिखा है ना, अब इसको चैलेंज की तरह लो भाई। देखो कि नहीं यार, मैं ऐसे कैसे हो सकता है, अब मुझे इसका कमबैक देना ही पड़ेगा, मुझे इस पेन को कॉम्पनसेट करना ही पड़ेगा। सो कंसीडर योर कमिंग अटेम्प्ट एज योर लास्ट अटेम्प्ट, और अपने पूरे वीक एरियाज पर अच्छे से फोकस करो। और मैं बता दूं भाई, तुमने एक बार पेपर दे दिया है ना, पहली बार तो नहीं पढ़ रहे हो ना सब्जेक्ट, तो भाई टारगेट हाई करो। अब सिर्फ पास होने का टारगेट मत रखो, अब अच्छे नंबर लाने का टारगेट करो, तभी पिछला वाला पेन कॉम्पनसेट हो पाएगा भाई, ठीक है। ऑल राइट सर। अगर ये किसी का सेकेंड या उससे भी लेट वाला अटेम्प्ट था तो मैं आपसे ये बोलूंगा, सबसे पहले आप खुद से ये पूछना, क्या ये जो सारे स्टेप्स आपने पिछली बार किए थे, या पिछली बार आप आंख बंद करके वापस से वैसे ही पढ़ने बैठ गए थे? नहीं ना। अगर नहीं किया था तो इस बार अच्छे से प्लानिंग करके रीस्टार्ट करो भाई। सर, मैंने प्लानिंग भी करी थी, मैंने वीकनेसेस भी आइडेंटिफाई करी थी, मैंने उस पर काम भी किया था, उसके बाद भी मैं नहीं निकला। तो अब एक बार और अपने आप से पूछो, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने तुम्हारी तरफ से बेस्ट दिया है, तुमने तुम्हारा सब कुछ दे दिया है, यू डिड वेल एंड एवरीथिंग वॉज परफेक्ट फ्रॉम योर साइड, उसके बाद भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है? तो इन दैट केस यू कैन थिंक ऑफ कंसिडरिंग द अदर करियर ऑप्शंस। देखो क्या होता है ना, कई बार बच्चे प्रेशर की वजह से इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि यार मार्केट में सबको पता है कि मैं सीए कर रहा हूँ, मेरे रिलेटिव्स को पता है, मेरे पापा ने बुआ को बता दिया, मेरे मम्मी ने मामा को बता दिया, अभी अगर मैं छोड़ता हूँ तो क्या होगा? अरे नहीं भाई, देखो, अगर तुमने अपनी तरफ से बेस्ट दे दिया है उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो फिर ये लूप में फंसने जैसी वाली बात है। हाँ, लेकिन अगर तुमको लगता है कि ठीक है भाई, मैं एक बार अपनी तरफ से शांत दिमाग से रह के अच्छे से प्लानिंग करके एग्जाम टारगेट करना चाहता हूँ, तो फिर बिल्कुल करो। उसके बाद ही छोड़ना, छोड़ना भी ऐसे एकदम एब्रप्टली नहीं छोड़ना। अगर छोड़ना है तो सोच समझ के कि हाँ भाई, मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट किया है। अगर 1% भी तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी एफर्ट में कमी थी तो फिर बिल्कुल मत छोड़ना भाई, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, कई बार क्या करते हैं, हम एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आता है, उसके बाद पढ़ने बैठते हैं, तो वो साइकिल में फंसे रहते हैं। अगर अभी भी वो स्थिति बनी हुई है कि तुमने एग्जाम से लेके रिजल्ट तक के बीच में कोई पढ़ाई नहीं करी, तो फिर तुम्हारे पास कम टाइम बचेगा। तो अच्छे से इवेल्युएट करो, ये इवेल्युएट करो कि कितनी तैयारी तुमको करनी है, और उतनी तैयारी मई 25 के एग्जाम से पहले हो पाएगी या नहीं। नहीं हो पाएगी तो सितंबर का एग्जाम दो, लेकिन फिर जब सितंबर में दे रहे हो ना, तो भाई ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि कोई तुम्हें रोक ना पाए पास होने से, ठीक है। तो जो भी बच्चा ये सोच रहा है कि क्या मैं अटेम्प्ट को डिले करूं, मना नहीं है भाई, रियलिस्टिक सिचुएशन अपनी देखो, कितना कंटेंट बचा है करना उसके हिसाब से देखो। लेकिन फिर अगर तुम एक बार डिसाइड करते हो तो फिर जी तोड़ मेहनत लगा के बैठ जाओ, क्योंकि तुम अगर तुम्हारे 4 महीने वेस्ट कर रहे हो तो उसका डिजर्विंग रिजल्ट मिलना चाहिए भाई, बता रहा हूं, फिर पास ही होना है, ठीक है। ऑल राइट सर। तो आप लोगों से मुझे प्रॉमिस चाहिए, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए यस आई कैन डू इट, और उसके आगे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखिए। मैं चाहता हूं कि आप सभी से एक पॉजिटिव वाइब्स मुझ तक पहुंचे, मुझे पता चले कि मैंने जो यहां पर आप लोगों के लिए प्लान करके कंटेंट बनाया, इससे आपको फायदा हुआ या नहीं। वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड यस आई कैन डू इट, इसी स्पिरिट के साथ अपनी तैयारी वापस से शुरू कर दीजिए।
कहीं भी दिक्कत हो, मैंने मेरा टेलीग्राम नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आप मुझे उसमें डीएम कर सकते हो ऑडियो क्लिप या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। जय हिंद गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।